जो स्टेट है उसका नाम मैंने बताया कि भाई मैं महाराष्ट्र में। तो बोलता कोकनी मुसलमान है, तो मैं बोला हाँ। तो बोले लगा कि तुम लोग इधर आने का नहीं आएगा तो जान से मार देगा। मैं बोला इतना मार हाथ किया, तो वो बोले अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तेरे को डालता हूँ। वापस जाके उसने जीप का पीछे का डिक्की खोला। पूरे देश भर में मॉब लिंचिंग 10 सालों से देखी जा रही, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है। उसी के साथ में कहीं मणिपुर में देखा जा रहा है, तो कभी दिल्ली में देखा जा रहा है, तो कभी महाराष्ट्र में, कई अन्य राज्यों में मॉब लिंचिंग का मामला दिन बर दिन सामने ही आ रहा है। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में लगभग आज सुबह 4 बजे के समय इजाज कादर शरीफ नामी एक व्यक्ति, जो कि ओला चालक है, वो ओला का ड्राइवर है, उसने डोंबिवली से दीवा में एक पैसेंजर को ले जा रहा था। ले जाते वक्त जब दीवा स्टेशन के बाहर पैसेंजर को छोड़ा, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि रिक्शा ड्राइवर या ओला चालक जब भी कोई पैसेंजर छोड़ते हैं तो कुछ मिनट या कुछ घंटा वहां पे खड़े हो जाते हैं ताकि वहां से उनको पैसेंजर मिले। ऐसा ही मामला इजाज कादर शरीफ के साथ में भी पेश आया कि जब वो पैसेंजर छोड़कर वहां पर कुछ दूसरे पैसेंजर के लिए रुका, तो यह देखा गया कि एक व्यक्ति जो कि थार में उसकी ओला गाड़ी के पास में दौड़ाते हुए आया और रुकाया थार गाड़ी उसकी ओला गाड़ी के पास में। जब रुकाने के बाद में उसने नीचे उतर के ना इजाज कादर शरीफ से पहचान पूछा ना कुछ, बल्कि उसे अब शब्द कहने लगा और ये भी कहने लगा कि तूने कुर्ता पहना है, तूने दाढ़ी पहनी है, तू मुसलमान है और मुझे मुसलमानों से सख्त नफरत है। ये नफरत की भावना जब उस अज्ञात व्यक्ति ने बताई, तो इजाज कादर शरीफ ने सिर्फ यही कहा, मैं मेरी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ कोई चीज के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरी रोजी रोटी के लिए आया। लेकिन उस व्यक्ति ने उस इजाज कादर शरीफ की कोई भी भावनाओं को नहीं देखा और ना ही समझते हुए ये उसने धनाधन ये काम किया कि अपनी गाड़ी से एक बेसबॉल का डंडा निकाला और डंडा निकालने के बाद में लगातार उसकी गाड़ी पे हमला करना चाहा। जब उसने अपनी गाड़ी को बचाया, इजाज कादर शरीफ ने अपनी गाड़ी को बचाया, तो ये देखा गया कि बचाते वक्त उसको भी कई कई जगह पे मार लगे। उसके बाद में जब वो व्यक्ति ने देखा कि इजाज कादर शरीफ अपनी गाड़ी को बचा रहा है, तो इजाज कादर शरीफ को ही उसने पीटना शुरू कर दिया, पैर पर, सर पर, यहाँ तक कि उसको सर में भारी डैमेज आया है। जब वो ये सारी चीजें सब मामला घट चुका था, उसके बाद में इजाज कादर शरीफ जब मुमरा पुलिस स्टेशन आया, तो एमएलसी लेने के बाद में, जब मेडिकल के बाद में जब दोबारा मुमरा पुलिस स्टेशन आया, तो मुमरा पुलिस स्टेशन में जबकि धर्म को ठेस पहुंचाने वाला मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन ने बहुत ही हल्का मामला, जिस पर आसानी से बेल हो जाती है, उस अज्ञात बंदे के ऊपर कलम लगाई, जैसे कि 324 और 504। उसके बाद में इजाज कादिर ने साफ तौर से हमें इंटरव्यू में कहा है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, मुमरा पुलिस स्टेशन को चाहिए कि इस पर धर्म को ठेस पहुंचाने का भी जो मामला है वो दर्ज होना चाहिए। और क्या कुछ कहा इजाज कादर शरीफ ने, देखिए हमारे पूरे वीडियो। नहीं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है इजाज कादर शरीफ। कहाँ रहते हैं मुमरा में आप? मुंब्रा में पिंटी हाउस के बगल में बिल्डिंग है नूरानी आर्केड, अच्छा। उसमें मैं 3rd फ्लोर पे 1984 से रहता। और आज सुबह में मैं तकरीबन 1:15 बजे लास्ट पिकअप ड्रॉप किया। कल रात में? हाँ, कल रात में, हाँ, मतलब जो गुजरी भी रात। दूसरी भी रात। हाँ। 1:30-1:45 बजे मैं दीवा स्टेशन के पास में पिकअप ड्रॉप किया और पैसेंजर जाने के बाद में मैं वहाँ पर खाने के लिए मैं बैठ गया। खाना खाने के बाद में मैं बोला थोड़ा भी रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई नॉर्मली पिकअप नहीं रहता। सुबह 4 बजे से पिकअप स्टार्ट होते हैं। तो मैं गाड़ी में रेस्ट किया मैंने 2 घंटा। उसके बाद में सुबह 4 बजे मैं गाड़ी से बाहर निकला, मुंह धोया अपना और फ्रेश होकर मैं, हाथ में बोतल थी पानी की और मैं बिल्कुल गाड़ी के ड्राइवर डोर के बाहर खड़ा था। अचानक पीछे से हॉर्न बजाते हुए स्पीड के अंदर जो है व्हाइट कलर की महिंद्रा थार जीप आई और उसने मुझे, मेरी गाड़ी और उसकी गाड़ी के बीच में ब्लॉक किया। अच्छा। ब्लॉक करने के बाद में मैंने देखा पलट के क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों किया? तो उसने गाली गलौज शुरू कर दिया, मराठी में बोलने लगा, हवाड्या कुर्ता पजामा घालून तू दिवात कसा आल्या तुम्ही लांड्या लोक, मुसलमान लोकांची बँके, मला तुमच्या लोकांना बघून मला मुसलमान लोकांवर खूप घृणा येते. अच्छा।
और मेरे को बहुत नफरत है तुम लोग से। तो मैं बोला भाई तेरा मेरा दुश्मनी क्या है, ना कोई झगड़ा है ना चलो रोड पे ड्राइव करते हुए कोई हमें आपस में नोक झोंक हुई है। मैं तो 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ और सिर्फ मुंह धोने के लिए बाहर निकला और तुम मेरा लिबास देख के मेरे को लिबास पे और मेरी जात पात के ऊपर गाली गलौज कर रहे हो। तो उसने डंडा निकाल के मेरे गाड़ी को तोड़ने के लिए गया, तो मैंने उससे गाड़ी को सेव किया। तो बाद में उसने मेरे पैर पे फटके मारा, हाथ में मारा, गर्दन पे यहाँ मारा और सर पे मारा, तो सर फट गया मेरा, ब्लीडिंग वगैरह होने लगी। और पब्लिक जो सुबह का टाइम था, सब जो काम धंधे पे जाने वाले स्टेशन के लोग थे वो भी देख रहे थे, रिक्शा वाले भी, वहाँ के लोकल जो है वो लोग भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने कोई भी बचाव नहीं किया। और उस बंदे की गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया और कंप्लेन में मैंने वो गाड़ी का नंबर डाला हूँ। और वो उसके होलिये से वो आदमी था, ऐसा लग रहा था। गांव वाला था, वहाँ का लोकल था। और गाड़ी के ड्राइवर सीट की बगल वाली सीट के ऊपर जो है शिवसेना के जो फ्लैग्स थे। कौन सी शिवसेना? मेरे ख्याल से तीर कमान था। तीर कमान। हाँ तीर अच्छा। कमान है शायद, मैंने इतना गौर, लेकिन शिवसेना का था, वो तीर कमान ही था शायद। अच्छा अच्छा, उसकी मारपीट और उसकी तमाम वाकये के बाद हाँ। आप जख्मी होने के बाद आपने आगे क्या किया? पब्लिक जब वो उसको लास्ट में जब उसने मारपीट करने के बाद मैंने बोला ये तुम बेगुनाह, कोई झगड़ा नहीं हमारा, क्यों मारा? और मराठी में बात किया उससे। मेरे को बोलता है तू मुसलमान है। मैं बोला मैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र मुस्लिम? हाँ महाराष्ट्र में। मैंने ऐसा बोला मैं महाराष्ट्र में। जात पात की उसने बात किया तो मैं देशवासी बनने की जो स्टेट है उसका नाम मैंने बताया कि भाई मैं महाराष्ट्र में। तो बोलता कोकनी मुसलमान है। तो मैं बोला हाँ। तो बोले लगा कि तुम लोग इधर आने का नहीं आएगा तो जान से मार देगा। मैं बोला इतना मार हाथ किया। तो वो बोले अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तेरे को डालता हूँ। वापस जाके उसने जीप का पीछे का डिक्की खोला, जो डोर था। हाँ। दीवा से सिलफाटा की तरह। अब वो भी मेरा पीछा किया उसने। अब मैं तो जान बचाना था और मैं वहां पर उस एरिया के अंदर उस पर अपने बचाव के लिए उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया, ना मैंने उसकी गाली का जवाब दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर मैं जरा भी कुछ हरकत करूंगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सिर्फ अपनी सेफ्टी का सोचा, अपनी गाड़ी को बचाने के लिए मैं वहां से रवाना हो गया। तो वो डंपिंग ग्राउंड से पहले फायर ब्रिगेड है, वहां तक उसने मेरा पीछा किया। जब मैं उसके हाथ में नहीं आया तो रुक गया। अच्छा। और मैं वहां से सीधा टाइगर पुलिस स्टेशन गया। वहां बोले कि भाई दीवार का जो है हमारे अंडर में नहीं आता, मुमरा जाओ। अच्छा। तो फिर मैं मुमरा की कंप्लेन लिखाया। तो कंप्लेन लिखा गया मेरा, लेकिन इसमें जो मेंशन करना था, मैं दबाव डाल रहा था ऑफिसर के ऊपर कि भाई मुझे जातिवाद के ऊपर मारा गया, धर्म के ऊपर? धर्म के ऊपर मारा गया कि भाई मुसलमान है, लांडिया है, कुर्ता पैजामा वाला। हाँ। बोले ये लिबास वालों को देखता हूँ तो मेरे को। उसके बावजूद पुलिस ने सिर्फ 324 और 504 लगाई। कलम के बारे में तो मुझे नहीं पता। 153 या 295 ये दो सेक्शन से आईपीसी ये इसमें लगते हैं, ये नहीं लगाए। तो वो उसकी मुझे नॉलेज नहीं है। जो उन्होंने मैंने बताया तो उस हिसाब से उन्होंने जो लिखा, और मैंने जो मुसलमान और हिंदू का भेदभाव की बात किया तो उन लोग ने वो मेंशन नहीं किया। हाँ इतना जरूर लिखा कि कुर्ता पैजामा वाला, लांडिया हाँ। और गंदी गालियां, गंदी का उतना जिक्र किया। उतना जिक्र किया। अच्छा। अभी ये ओरिजिनल एफआईआर को जो है आधी अधूरी एफआईआर बना करके आपकी एक सिर्फ मारपीट की शिकायत की गई। हाँ। अब पुलिस आपसे क्या कह रही है? अब वो वहाँ के जो बीट ऑफिसर जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के दीवा के, हाँ। तो वो मुझे अभी साथ में ले गया कि लोकेशन देखना चाह रहे हैं। अच्छा। तो अभी उनके साथ में मैं जा रहा हूँ दीवा वापस। दीवा लेके जा रहे हैं? जी दीवा ले जा रहे हैं। बोले कि देखेंगे वहाँ पर पूछताछ करने के लिए। तो दुकानें सब बंद थी उस टाइम पे। आपका आपने जो वीडियो बनाया था सुबह यहाँ पर, आपने खुद बनाया था। हाँ। वो वीडियो आपने मुझे भेजा था। जी मैंने वो थाने सीपी जो है आशुतोष डोगरे साहब उन्हें भेजा। यहाँ सोने के जो डीसीपी है सुभाष बुरसे साहब उन्हें भी भेजा। अभी तक उन्होंने सीन भी नहीं किया है, वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इन आला अधिकारियों से, थाने पुलिस कमिश्नरेट के जो ये हाईएस्ट अथॉरिटीज है, तो आपके साथ ये जो शिकायत दर्ज करने में भी भेदभाव किया गया, आपकी शिकायत जैसी थी वो नहीं ली गई, हेट क्राइम है, हेट क्राइम की कैटेगरी इसको नहीं दी गई है, इसको लेकर के उनसे क्या कहना चाहोगे आप? क्या अभी इन्होंने जो कलम लगाया है वो कैटेगरी तो मुझे पता नहीं कि कौन से केस के अंदर कौन से। आम आदमी को धाराएं पता नहीं होती, सेक्शंस नहीं पता होते कि कहाँ क्या लगता है। ये पुलिस का ही काम होता है।
आम आदमी का काम ही नहीं है कि वो सेक्शंस को समझे, उसको पता ही नहीं होता है। ये पुलिस का काम होता है कि क्या मामला हुआ है, उसमें कौन सी धारा या कौन सा सेक्शन लगता है, तो वो पुलिस का काम है लगाना। तो पुलिस ने नहीं लगाया है, तो आप सीपी साहब, यहाँ के डीसीपी साहब, अदर जितने भी दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, आयुक्तालय के, उनसे क्या मांग करूं? बस मुझे यही मांग करना है कि भाई अगर मैं अपने बचाव के लिए मुकाबला करने की कोशिश करता तो मारा जाता, डेफिनेटली मारा। हाँ। वो लोगों के दिलों में इतनी नफरत है कौम को लेके, जात को लेके, कि वो मुसलमानों को लेके, हाँ। तो वो लोग मेरे साथ में कोई भी हरकत करते थे। मेरा सबसे पहले मैंने यही सोचा कि अपनी लाइफ को और अपनी गाड़ी को जो है, प्रॉपर्टी को मैं बचाऊंगा, बचाओ। यहाँ से किसी तरह कमाने का साधन है। कमाने का साधन। तो अब मांग क्या है आपकी उन लोगों से? बस मुझे ये है कि जैसा मैं पीटा हूँ इस तरह से और लोग नहीं पीटे, क्योंकि हम तो वहां पर उन्हीं के लोगों की सेवा करने के लिए पहुंचे थे, उन्हीं के महाराष्ट्र लोगों को हम पैसेंजर को छोड़ने के लिए गए थे, और हमारा तो काम है, तो जो भी हमको सर्विस पे बुलाएगा तो हम उसको सर्विस देंगे। अब वहां पर जाने के बाद लोगों के दिलों के अंदर भेदभाव है, और वो हमारे साथ में ये हरकत करेंगे कि ये कौम के लोग और ये लिबास वाले लोग दीवा में आना ही नहीं चाहिए। तो कौन जाएगा आपकी सेवा करने के लिए? आधी रात को आप कॉल करते हो तो हम पहुंचते आपको रिसीव करने के लिए, पिकअप करने के लिए। तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक्शन तो हो ना बेगुनाह लोगों के ऊपर। आपकी शिकायत भी पुलिस ने आधी दर्ज की, आधी नहीं दर्ज की है, इसको लेकर के भी क्या कहेंगे थाने सीपी से आप? हाँ, तो मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए, जो जायज जो एक्शन है वो इस पे लिया जाए, जो इसमें सेक्शंस लगने चाहिए वो लगा रहे हैं। हाँ, और उनको अगर सजा नहीं मिलेगी करने वालों को, तो दूसरों को भी इसका जो है फायदा मिलेगा कि भाई हम भी ऐसा करें। और ये जो भेदभाव जो है ये खत्म होना चाहिए, इससे किसी का फायदा तो है नहीं।